अभी तक हमने देखा कि जो लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है यानी पेंटोजेस और हेक्सोजेस, वो आगे चल के साइक्लिक फॉर्म बना लेते हैं। और साइक्लिक फॉर्म के कारण दो रूप हो जाता है, एक अल्फा एनोमर, एक बीटा एनोमर। इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर आज आगे बढ़ते हैं। आज ये जानेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं। तो चल के देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया CH2OH, ये हमारा हो गया CHO, OH 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 OH। तीसरे नंबर पे HO हाइड्रोक्सिल, इस OH ग्रुप इस डायरेक्शन में है, तो आप जो है तुरंत समझ गए होंगे कि ये क्या स्ट्रक्चर है। ये डी ग्लूकोज। हमने आपको बताया था कि एल्डिहाइड ग्रुप का यानी फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ ग्रुप का ये OH ग्रुप आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, जिसके कारण एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं हेमीएसिटल। कैसे बना मैंने बताया, जिसके कारण साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाता है। ये आप कारण आपको बताया था कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम है, ये जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, OH हो जाता है। तो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। अब हम इसको ऐसे बना लेते हैं साइक्लिक फॉर्म में। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठा। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्या है, ये आपका CH2OH है, यानी ये प्राइमरी अल्कोहल, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अब ये वाला कार्बन जरा गौर से देखिएगा, जब यहाँ ये H एटम इससे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। Ca है आपका, Ca है ये कार्बन पहला, और नीचे क्या आ जाएगा, H। दूसरे पे आप इसी क्रम पे कर दीजिए, ये OH ऊपर H, तीसरे पे HO ऊपर हो जाएगा AH, चौथे पे आइए H OH, और आपको पता है ये जो कार्बन है उससे जुड़ा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इससे ये जाके फर्स्ट वाला जुड़ जाता है, फर्स्ट कार्बन का। तो आप पूरा वीडियो पिछले वाला देख सकते हैं स्किप करके। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, क्योंकि इसमें प्राइमरी अल्कोहल का OH और ये OH दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए क्या कहा जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ये स्ट्रक्चर प्रीडोमिनेंट होता है, लगभग 2/3 यही पाया जाता है। मैंने ये भी बताया था कि ये ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें HOH का डायरेक्शन नीचे आ जाए, ऐसे इसमें ऊपर है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, OH HO OH। ये जरूरी नहीं कि हम बार बार H बनाएं, OH दिखा दे रहे, ये आपका CH2OH है। चूंकि प्राइमरी अल्कोहल का OH और ये OH दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टा है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ये जो कार्बन होता है, ये वाला जो कार्बन है, इसे हम लोग कहते हैं एनोमर या एनोमेरिक कार्बन। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या है, हेमीएस्टर है। पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हेमीएस्टर। हेमीएस्टर जो बना हुआ है फर्स्ट कार्बन
अब आप देखिए ये क्या है, ग्लूकोज का लीनियर फॉर्म है। ज्यादातर ग्लूकोज हमारा इसी फॉर्म में पाया जाता है, इस फॉर्म में, किसमें, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज के रूप में। कुछ फॉर्म अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज में पाया जाता है 1/3, और कुछ 0.01%, 0.001% थोड़ा सा पार्ट लीनियर पाया जाता है। जब हम क्रिस्टलाइन शुगर यानी ग्लूकोज लेते हैं तो ज्यादातर हमारा यही रहता है। अब आप गौर से देखेंगे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले कि यहाँ ये फॉर्म और ये फॉर्म, ये तीनों फॉर्म जो है में एक इक्विलिब्रियम बनी रहती है, यानी कुछ सबसे ज्यादा ये रहेगा, थोड़ा सा ये रहेगा, ये रहेगा। ये तीनों फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। इससे CSIR UGC में क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स उठते हैं। तो मैंने ये सोचा कि न्यूमेरिकल्स मैं आपको जब बायोमैथ पढ़ाऊंगा तो बायोमैथ में हर टॉपिक का जो है, जो मैथमेटिक्स पार्ट होता है वो कवर करूंगा, तो वहां पर इसके न्यूमेरिकल्स बता दूंगा। बहरहाल अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है नीट पर्पज से और TGT के पर्पज से ये पर्याप्त है, और CSIR के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या गेट में आते हैं उसके लिए पर्याप्त है। न्यूमेरिकल्स में आगे करा दूंगा। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर्स रहता है एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में बने रहते हैं। अब जो एक बात ये समझनी है, जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वो आता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये पूछा जाता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक बता दे रहे हैं, केमिस्ट्री बता दे रहे हैं, जो आपको आना जरूरी है। वो केमिस्ट्री ये है, एक शब्द याद रखिएगा, OR इंग्लिश का, R का मतलब होता है अथवा। याद रखिएगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये है ऑक्सीडेशन, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस ये याद रखना है आपको, यही फार्मूला याद रखिएगा, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और पूरी बायोकेमिस्ट्री में ये याद रखिएगा कि किसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है। क्यों, इधर दिखेगा ना, ठीक है। चलिए एक इधर से एक टॉपिक आपको पढ़ा दे रहे हैं, ये डस्ट पकड़ लीजिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक ट्रिक याद रखना है, अम्मा आ, अम्मा मतलब जो मम्मी रहती है ना, अम्मा आ, अम्मा आ, ये क्या होता है, अम फॉर अम्मा मतलब अमीन। इस ए का मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूरी बना देते हैं, अम्मा आ। इसका मतलब एल्कोहल, आ है ना, आ। और ये इस ए का मतलब हो जाएगा एल्डिहाइड, इधर दिख रहा है आज जाके अभी। और इस ए का मतलब होता है एसिड, उसके बाद नहीं जाएगा, दिख रहा है ना इसके पहले तक का। तो यानी एमीन का ऑक्सीडेशन एल्कोहल में होता है, एल्कोहल का एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का एसिड में। ये बस आपको याद रखना है, अम्मा। तो अब आप जरा बताइए, यहां पर मैंने आपको शुरू में बताया था, जब पूरी क्लास आप शुरू से देखेंगे तो ये कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। ये क्या है आपका, प्राइमरी एल्कोहल। दो चीज याद रखिएगा कि जब लीनियर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या रखता है, एल्डिहाइड, लेकिन एनोमेरिक फॉर्म में एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि यह एल्डिहाइड का ओ ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो गया OH में। ये कौन सा हो गया, एनोमेरिक कार्बन है, मतलब एनोमर हो गया है। इस यानी एक और यहाँ पे जो है कायरलिटी आ गई है। इस एनोमेरिक कार्बन के कारण यह ग्रुप OH ग्रुप और रिएक्टिव हो जाता है, लेकिन यह एल्डिहाइड नहीं है। तो एल्डिहाइड न होने के कारण यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इस ग्रुप का।
जब वो रिंग के रूप में है, यानी ये फॉर्म ऑक्सीडाइज नहीं होगा ये, लेकिन ये फॉर्म ऑक्सीडाइज हो सकता है किसमें? एसिड में। यानी आपको कुछ नहीं करना है कि जो लीनियर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है यह ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? एसिड में। सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस ये क्या हो जाएगा, ये अगर सी मान ले तो ये CHO की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे? COOH, ग्लूकोनेट या ग्लूकोनिक एसिड। यानी लीनियर फॉर्म जो होता है ऑफ ग्लूकोज किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? ग्लूकोनिक एसिड में। CHO की जगह COH कर देना, स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। तो ग्लूकोज का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किसमें हुआ? एसिड में। तो चूंकि इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो मैंने आपको बताया था जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये लीनियर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज किसमें होता है? एसिड में। लेकिन ये जो साइक्लिक फॉर्म है इसमें जो है CHO ग्रुप नहीं है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में हम इसको घोलेंगे इस फॉर्म को, वैसे ही थोड़ा सा ये फॉर्म बन जाएगा। जब थोड़ा सा ये फॉर्म बन जाएगा तो होगा क्या कि जब भी हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, यानी जब भी इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? Cu2 क्यूप्रिक आयन, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये Cu+ में। यानी ये पार्ट जब आप ये ग्लूकोज सॉल्यूशन में लिए तो थोड़ा सा ये बन जाएगा। जैसे ये बन जाएगा तो इसमें अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड में। कुछ नहीं करना है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मैं बता दे रहा हूं बहुत आसान से, मान लो आपको कोई कंफ्यूजन हो। ये COH में बदल जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 CH2OH OH OH H H OH है ग्लूको। ये पूरा स्ट्रक्चर एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोनिक एसिड में। यानी ये आपका जो ग्लूकोज है ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में। तो इसलिए क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन इसमें हो गया, इसलिए क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस चीज का जो है हम लोग उपयोग पहले करते थे हमारी बॉडी में ब्लड शुगर मेजरमेंट करने के लिए। जैसे हमारे ब्लड में मान लीजिए प्रीडोमिनेंटली ये फॉर्म पाया जाता है, तो जब हम ब्लड लेके या सैंपल लेके आप इसको जो है एक्वस सॉल्यूशन जब बनाएंगे, तो जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे आपका तुरंत ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? अच्छा, इनके बीच में साम्य अवस्था स्थापित रहेगी। तो जैसे ही आप इसमें जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाएंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो अब ये फॉर्म रहेगा नहीं, तो ये फिर से इसको बनाना शुरू कर देगा। जैसे ये बनाएगा फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर लेगा, तो फिर जो है ये क्या करेगा? इसको फिर से बनाएगा, फिर ये इसको खींच लेगा इसमें। इस तरीके से आपका पूरा जो शुगर हो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोनिक एसिड में। तो पूरा शुगर को कन्वर्ट करने के लिए कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा, इसको मेजरमेंट करने के बाद हम लोग ग्लूकोज का कंसंट्रेशन मेजरमेंट कर सकते हैं। जनरली ये नॉर्मली जो है 100 to 140 mg/dl जो है पर 100 ml में आपका जो है पर 100 ml होता है। एक तरीके से नॉर्मल वैल्यू होती है जो हमारे ग्लूकोज शुगर में 100 ml में 100 से लेकर 140 ml मिलीग्राम तक ब्लड होता है, शुगर होता है, ब्लड शुगर होता है। ये वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर ये आपको बात समझ में आया कि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये ज्यादातर यही पाया जाता है। इक्विलिब्रियम में लीनियर फॉर्म भी पाया जाता है, और ये लीनियर फॉर्म ही एक्चुअली ऑक्सीडाइज होता है। रिड्यूसिंग एजेंट यही होता है, लेकिन इसके अंदर टेंडेंसी होती है, जो बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज है इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि यह ओपन चेन बना सके। इसलिए इसके आगे कभी कभी देखेंगे स्ट्रक्चर में लिखा रहता है पोटेंशियल रिड्यूसिंग कार्बन
कौन सा? फर्स्ट वाला। क्यों? एक्चुअली ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये फॉर्म मैं फिर से कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। कैसे? जैसे कोई सोल्यूशन में डालेंगे ये साइकिल खुल जाएगी, चेन खुल जाएगी, जब चेन खुल जाएगी तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जो रिड्यूसिंग शुगर होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो ये होता है लीनियर फॉर्म। और लेकिन इसके ये नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें खुल जाए। तो अब आपको समझ में आएगा रिड्यूसिंग एजेंट शुगर क्यों होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट शुगर इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो है एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एसिड में। तो ऑल मोनोसैकेराइड्स आर, बस आपको एक फार्मूला और याद रखना है, एक ये हो गया, दूसरा ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ये फेलिंग सोल्यूशन में, टॉलन रिएजेंट में रिएक्शन देखते हैं कितने, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, क्योंकि सभी मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है मैं आपको बताया हूं, CHO या फिर कीटो ग्रुप पाया जाता है। तो एल्डिहाइड जो ग्रुप है किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? एसिड में, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये आपको टर्म नीट 2021 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आई होप कि ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज समझते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो बार बार देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। जहां आपको कोई दिक्कत होगी वहां आप कमेंट सेक्शन कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको फिर से उसका रिप्लाई दूंगा या समझाने फिर से कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये आपका इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, एनोमेरिक कार्बन को। इस एनोमेरिक कार्बन के कारण यह OH बहुत रिएक्टिव हो जाता है। जनरली लीनियर चेन में OH बहुत रिएक्टिव नहीं रहता है, लेकिन इस एनोमेरिक कार्बन के कारण यह OH रिएक्टिव हो जाता है। तो होगा क्या कि ये मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का OH है। अब हम आपको बहुत सिंपल दिखा रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का OH है। अगर इसको हम रिएक्शन करवा दें ROH, R का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट यूनिट, समझ लो अभी यहाँ पे, या एल्कोहल जान लीजिए, यहाँ पे हम समझ लीजिए कि मेथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, कुछ भी जान लीजिए। तो क्या हो जाएगा कि ये वाला OH, जो ये OH है, ये रिप्लेस हो जाएगा, मैंने स्ट्रक्चर गलत बना दिया है ऐसे, ये ROH है, एल्कोहल है, तो रिप्लेस हो जाएगा। ये OH रिप्लेस हो गया, तो यहां पे क्या आ गया? O आ गया। गौर से देखिए, तो जब ये कौन सा कार्बन होगा? प्राइमरी कार्बन, एनोमर कार्बन है फर्स्ट। तो जब एनोमर कार्बन का OH यानी हेमी एस्टल बॉन्ड का OH, या यूं कहे कि फर्स्ट कार्बन यानी एनोमर कार्बन का जब OH किसी दूसरे OH ग्रुप से रिएक्ट करता है, चाहे वो एल्कोहल हो चाहे कुछ हो, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप देखिए ना, यहां पर OH ग्रुप ने इस OH को हटा दिया, यहां पे वाटर निकल गया, और ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लाइकोसाइड्स। मतलब जब प्राइमरी एनोमर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है ऑक्सीजन के द्वारा, सीधा सीधा समझ लीजिए, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ऐसी संरचना को कहा जाता है ग्लाइकोसाइड। तो अगर ये ग्लूकोज में बनती है तो ग्लाइको क्या बोलेंगे? ग्लूकोसाइड्स। फ्रक्टोज से बनेंगे फ्रक्टोसाइड्स, गैलेक्टोज से बनेंगे तो गैलेक्टोसाइड, ये होता है। अगर ऐसा हो जाए कि ये हमने एक ले लिया है मोनोसैकेराइड, इसका OH है, ऐसे दिखा लेते हैं, अगर HNHR, ये क्या है? NH2, एमिनो ग्रुप।
अगर इससे रिप्लेस हो जाए ये, तो फिर क्या हो जाएगा? NHR। तो यहां पर जो बॉन्ड ये जुड़ा है, जो ये स्ट्रक्चर जो जुड़ा है, ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, किससे? इस यूनिट से, मोनोसैकेराइड यूनिट से। इसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कहां कहां पाया जाता है? दो जगह। एक आपको न्यूक्लियोटाइड में मिलेगा और दूसरा कहां मिलेगा? ग्लाइकोप्रोटीन में। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां पाया जाता है। तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है आपका न्यूक्लियोटाइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन के बीच में पाया जाता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक CSIR UGC का क्वेश्चन है कि क्या जो ये स्ट्रक्चर है, यानी जो ग्लाइकोसाइड बना है, ये रिड्यूसिंग होता है कि नॉन रिड्यूसिंग होता है? अब आपको यहां पे दिमाग लगाना है कि मैं इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये क्या है? ग्लाइकोसाइड है। अब ये यूनिट रिड्यूसिंग होगी कि नॉन रिड्यूसिंग होगी, ये आपको बताना है। देखिए, ये स्ट्रक्चर आपका जो साइक्लिक फॉर्म में है, अब यह ओपन नहीं हो सकता है, यानी ओपन चेन में नहीं बदल सकता। ग्लाइकोसिडिक जब ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन जाते हैं तो यह इस यूनिट अब खुल नहीं सकती, यानी यह ओपन चेन में नहीं जाएगा, यानी यह स्ट्रक्चर लीनियर फॉर्म में नहीं जाएगा। तो जब ये लीनियर फॉर्म में नहीं जाएगा तो इसका मतलब कि यह रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा कि ग्लाइकोसाइड्स आर ऑलवेज नॉन रिड्यूसिंग। जैसे मान लीजिए कि एक बार CSIR UGC में आया था रिटर्न में, जब हम लोग देते थे रिटर्न में आता था, तो वहां पर उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया था कि वो मेथिल ग्लूकोसाइड है, अगर इसको एक्वस सोल्यूशन में रख देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका आंसर था नथिंग, क्योंकि वो मेथिल ग्लाइकोसाइड का मतलब ये हो गया कि उसमें जो है मेथिल ग्रुप है, यानी ग्लाइकोसाइड है जिसमें मेथिल ग्रुप बना है। तो ग्लाइकोसाइड शब्द ही बता दिया कि अब वो बॉन्ड ओपन होगा नहीं, तो एक्वस सोल्यूशन बनाओ चाहे कोई सोल्यूशन बनाएगा, ओपन चेन बनेगी नहीं। जब ओपन चेन बनेगी नहीं तो फिर उस पर सोल्यूशन पे कोई असर पड़ेगा ही नहीं। तो कुल मिला के नीट पर्पज से ये जानना है कि ये जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है, ये बन जाने के बाद फिर साइकिल नहीं बन सकती, जो लीनियर मतलब साइकिल नहीं ओपन हो सकती, यानी लीनियर फॉर्म नहीं बनेगा ग्लूकोज का, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ये जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है, ये वीक एसिड, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, अगर इसको वीक एसिड में डाल दें, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वीक एसिड में टूट जाता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए जो है प्लांट्स में अगर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनते हैं तो एसिड रेन बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि ये एसिड रेन क्या करती है, प्लांट्स के अंदर जाके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देती है, लेकिन बेस में ये अनइफेक्टेड रहता है। तो जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, वो जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ये वीक एसिड के प्लस सेंसिटिव होता है, यानी वीक एसिड हैज टेंडेंसी टू ब्रेक अप द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बट नॉट इन द बेसिस, बेस में नहीं टूटता है। ये इतना जो है आपका क्वेश्चन था, इससे मतलब ये टॉपिक था जो बेहद इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के लिए। मैंने आपको बताया कि जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है दो तरीके का होता है, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी रिएक्शन शो करता है, लेकिन ये ज्यादातर क्या करता है, फास्फोरिक एसिड से रिएक्ट करता है। तो जो फास्फोडेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं वो इससे कारण बनते हैं। इसको हम आपको तब बताएंगे जब हम आपको बताएंगे डेरिवेटिव्स ऑफ द मोनोसैकेराइड, वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।